हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी नेट एक्सप्रेस पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध को शॉर्ट नोट्स के माध्यम से देखेंगे। इस नोट्स में मैंने सभी तथ्यों को एक जगह संकलित करने का प्रयास किया है। आप लोग देखिएगा और इसी तरह से आप लोग भी अपनी परीक्षा के लिए रिवीजन के लिए जो है शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि परीक्षा से पहले रिवीजन करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और अगर हमारे पास शॉर्ट नोट्स नहीं होते हैं तो रिवीजन करने में बहुत सारी दिक्कतें आती है। इसीलिए शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए और सीखिए कि कैसे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया है, और इसी प्रकार से आप लोग भी बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध को शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। इस वीडियो को वही लोग समझ पाएंगे बेहतर रूप से जिसने कम से कम एक बार नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध को पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध को जाकर पढ़िए, देखिए। उस वीडियो में मैंने नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध को पढ़ाया है। चलिए शुरू करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं में तब पहले जो है हम लोग निबंध पे बात कर लेते हैं। उसके बाद इसके लेखक के अन्य रचना पे भी बात कर लेंगे। सबसे पहले देखिए, अल्पज्ञ पिता। अल्पज्ञ पिता का नोट कर लीजिए। अल्पज्ञ पिता जो हैं, अल्पज्ञ पिता एक कथन इस निबंध में स्टार्टिंग में ही आया है, शुरुआत में ही आया है कि अल्पज्ञ पिता जो है बड़ा ही दयनीय जीव होता है। अल्पज्ञ पिता जो है तो बड़ा ही दयनीय जीव होता है। उसके बाद छोटी लड़की, छोटी लड़की जो है, छोटी लड़की जो है पिता से प्रश्न पूछती है। छोटी लड़की ने प्रश्न पूछा था, एक परीक्षा में प्रश्न बना हुआ था, उसमें इसी इसके स्थान पर छोटी लड़की के स्थान पे दूसरा कुछ दे दिया गया था और वह कथन गलत था। पीवाईक्यू जब आप देखिएगा तो पीवाईक्यू में आपको यह देखने को मिलेगा। अगर आपने मेरा पीवाईक्यू का वीडियो नहीं देखा है तो जाके पीवाईक्यू के वीडियो को भी देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, एक बेहया शब्द का आया है निबंध में, एक बेहया शब्द आया है। बेहया शब्द से नाखून की तुलना हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं इस निबंध में। और बेहया शब्द जो है, बेहया एक पौधा है। बेहया, बेहया पौधा को का एक और नाम बेशर्म है और थेथर भी है। बेहया पौधा का एक और नाम बेशर्म और थेथर भी। यह जो है एक पौधा है, यह जो है एक पौधा है और यह जल स्रोतों के किनारे पाया जाता है। नदी, नाले, तालाब, इन सभी के किनारों पे पाया जाता है। और इस पौधा की एक खासियत है, एक विशेषता है कि यह जो है कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जिंदा रहता है। यह जो है कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जिंदा रहता है। आगे देखिए, कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। इस कथन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ लाख ही वर्ष की बात की गई है और यह वन मानुष जैसा का ये बात की गई है। एक जगह इस निबंध में कुछ हजार वर्ष की बात की गई है। जब आपको क्रम से लगाने को, कथन के क्रम वाले प्रश्न में अगर ये इस कथन को दे दिया जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। इसीलिए मैंने इस कथन को यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद एक जगह निबंध में लेखक बताए हैं कि नाखून का जो स्थान है, नाखून का जो स्थान है वह जो है दांत से पहले आता है। नाखून का जो स्थान है वह दांत से पहले आता है। पहले दांत का स्थान है, उसके बाद नाखून का स्थान होगा। पहले पहले नाखून का स्थान होगा, तब दांत का स्थान होगा। लेखक में, निबंध में लेखक ने बताया है। उसके बाद देखिए, एक रामचंद्र की वानरी सेना के पास जो है, रामचंद्र की वानरी सेना के पास पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें वाले अस्त्र है। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें, यह जो है अस्त्र शस्त्र रामचंद्र की वानरी सेना के पास थी।
एक जगह निबंध में भी मैंने बताया था कि अस्त्र का मतलब होता है जिसे हाथ से फेंक कर या मंत्र के द्वारा चलाया जाता है, उसे अस्त्र कहते हैं। और जिसे हाथ हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है, उसे शस्त्र कहते हैं। उसके बाद देखिए, वज्र हथियार का एक आया है इस निबंध में। वज्र हथियार जो है, वह दधीचि मुनि की हड्डियों से बना हुआ था। किसकी हड्डियों से बना हुआ था? तो दधीचि मुनि की हड्डियों से बना हुआ था। वज्र हथियार, यह देवताओं के राजा का वज्र था और यह जो है दधीचि मुनि की हड्डियों से बना हुआ था। शस्त्र हाथ में फेंक कर चलाया जाता है और अस्त्र फेंक कर शस्त्र हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है और अस्त्र जो है फेंक कर या मंत्र से चलाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। आगे देखिए, देखिए मनुष्यों के राजा के पास जो था, वह लोहे के अस्त्र। मनुष्यों के राजा के पास लोहे का अस्त्र था। उसके बाद देखिए किसके पास क्या-क्या था, इसका एक लिस्ट बना लीजिएगा क्योंकि निबंध में आया हुआ है, यहाँ से कभी भी प्रश्न बन सकता है। असुरों के पास जो है विद्या थी। असुरों के पास विद्या थी, लेकिन लोहे के अस्त्र और घोड़ा नहीं था। लोहे के इसी जैसे मैं इस तरह से कर रहा हूँ, उसी तरह से आप लोग भी नोट्स बनाइएगा। इससे होगा कि आपका नोट्स जो है छोटा रहेगा। जब छोटे नोट्स रहेंगे तो आपको जल्दी-जल्दी आपका रिवीजन जो है जल्दी-जल्दी होगा। उसके बाद आर्यों के पास जो है देखिए, आर्यों के पास मनुष्य के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास विद्या थी, लेकिन लोहे के अस्त्र और घोड़ा नहीं था। आर्यों के पास लोहे के अस्त्र और घोड़ा दोनों था। आर्यों के पास लोहे के अस्त्र और घोड़ा दोनों था। इसका एक लिस्ट आप लोग इस तरह से आप लोग शॉर्ट नोट्स को बनाया जाता है, देख लीजिए। आगे देखिए, एक जगह जो है निबंध में हारने वाले का जिक्र आया है। हारने वालों में हारने वालों में कौन-कौन है? इसको देख लीजिए। हारने वाले में नाग हैं, सुपर्ण हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, असुर हैं, राक्षस हैं। ये सभी जो है हारने वालों में थे और जीतने वालों में कौन था? तो बाजी किसने मार ली थी? तो लोहे के अस्त्र ने बाजी मार ली थी। लोहे के अस्त्र जो है वह जीत गया था। तो इन सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ से एक अलग एक जो है इसमें कोई अलग शब्द घुसाकर जो है दे देगा और एनटीए और प्रश्न को कथन को जो है गलत बना देगा। इसलिए जो है आप जो है इन सभी नामों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, आगे है प्रकृति। प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम नखदंता लंबी जीव हो। नखदंता लंबी जीभ के बारे में कौन मनुष्य को याद दिलाता है? तो प्रकृति याद दिलाती है कि तुम वही पहले वाले मनुष्य हो, तुम वही बर्बर पशु वाले मनुष्य हो, वही तुम नखदंता वो लंबी जीभ हो। यह जो है उम, यह जो है प्रकृति याद दिलाती है, इस बात को याद रखिएगा। ततः कि एक जगह संस्कृत शब्द आया हुआ है इस निबंध में, ततः किम। ततः किम का अर्थ होता है वह क्या है। ततः किम का अर्थ होता है वह क्या है। आगे देखिए, हिरोशिमा का जो कांड है इस निबंध में नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिरोशिमा का कांड का जिक्र किया है और हिरोशिमा के कांड के माध्यम से जो है वह यह बताना चाहते हैं कि मन यह जो है हिरोशिमा का कांड जो है वह मनुष्य के पाशवी वृत्ति का प्रतीक है। मनुष्य क्या पाशवी वृत्ति का प्रतीक है हिरोशिमा जो का जो कांड हुआ था। उसके बाद देखिए वहाँ पे पीछे जो हम लोगों ने देखा था कुछ लाख वर्ष पहले वाला कथन देखा था और यहाँ पे देखिए कुछ हजार वर्ष वाला कथन है। यहाँ पे देखिए कुछ हजार वर्ष पहले मनुष्य ने नाखून ने मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। मनुष्य ने नाखून को
नाखूनों को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। मनुष्य जो है 2000 वर्ष पहले, यह भी याद कर लीजिएगा, यहाँ पे देखिए 2000 वर्ष पहले जो है वात्स्यायन के वात्स्यायन के कामसूत्र से ऐसा पता चलता है, वात्स्यायन के कामसूत्र से ऐसा पता चलता है कि मनुष्य जो है 2000 वर्ष पूर्व जो है नाखूनों को जम के संवारता था। नाखूनों को जमकर संवारता था। नाखूनों का संवारना किस पुस्तक से पता चलती है? तो वात्स्यायन के कामसूत्र पुस्तक से पता चलती है। और 2000 वर्ष पहले यह बात पता दो इससे यह पता चलती है कि 2000 वर्ष पहले मनुष्य नाखूनों को जम के संवारता था। उसके बाद कौन-कौन सी आकृति में संवारता था, इसको भी देख लीजिए। आकृति देख लीजिए तो त्रिकोण आकृति, वर्तुलाकार, चंद्राकार, घनफूल, इन सभी आकृतियों में मनुष्य जो है नाखूनों को संवारता था। मनुष्य जो है नाखूनों को 2000 वर्ष पहले लाल और चिकना लाल और चिकना बनाता था। और वह जो है लाल और चिकना नाखूनों को तिकथक तिकथक मोम तिकतक जो है मोम को कहा जाता है। और अलकतक जो है आलता को कहा जाता है। आलता जो है लाल रंग का होता है। आलता जो है लाल रंग का होता है। इसी के माध्यम से मनुष्य जो है 2000 वर्ष पूर्व नाखून को लाल और चिकना बनाता था। उसके बाद आगे देखिए, आगे है गौड़ देश के लोग जो है बड़े-बड़े नखों को पसंद करते थे। और दाक्षिणात्य लोग जो है छोटे-छोटे नखों को पसंद करते हैं। यहाँ से पहले भी प्रश्न बन चुका है, आगे भी प्रश्न बनने की संभावना है, इसलिए इन तथ्यों को याद कर लीजिएगा। गौड़ देश के लोग बड़े-बड़े नखों को पसंद करते थे और दाक्षिणात्य लोग छोटे-छोटे नखों को पसंद करते थे। उसके बाद प्राणी विज्ञानियों प्राणी विज्ञानी जो थे, वह जो है बताए थे कि सहज वृत्तियाँ जो होती है वह अनजानी स्मृतियों को कहते हैं। सहज वृत्तियाँ क्या होती है? तो अनजानी स्मृतियों के कहते हैं। और इस निबंध में 4 सहज वृत्तियों का ज़िक्र आया है। देखिए, सहज वृत्तियाँ कौन-कौन सी है? इस निबंध में जो आया सहज वृत्तियाँ आया है, पहला है नाखून का बढ़ना, यह सहज वृत्तियाँ हैं। और ऐसा जो है प्राणी विज्ञानियों ने कहा था। सहज वृत्तियों के बारे में प्राणी विज्ञानियों ने बताया था। दूसरा जो है केस का बढ़ना, तीसरा दाँत का दोबारा उगना, चौथा पलकों का गिरना। ये चारों जो है सहज वृत्तियाँ हैं। यह चारों सहज वृत्तियाँ हैं। यह चारों सहज वृत्तियाँ हैं। अच्छे से याद कर लीजिएगा, कभी भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आगे देखिए, नाखून का बढ़ना जो है लेखक बताते हैं कि नाखून का बढ़ना जो है पशुत्व का प्रमाण है। नाखून का बढ़ना पशुता की निशानी है। और नाखून को काटना जो है वह मनुष्यता की निशानी है। नाखून का काटना जो है वह मनुष्यता की निशानी है। आगे एक कथन आया है इस निबंध में, यह कथन इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति जो है वह मनुष्यता की विरोधिनी है। उसके बाद इस निबंध में इंडिपेंडेंस शब्द आया है। इंडिपेंडेंस शब्द का जो है वह गलत अर्थ है। इंडिपेंडेंस शब्द का जो है इंडिपेंडेंस शब्द का जो भारतवासियों ने अर्थ निकाला था, वह स्वाधीनता निकाला था। जबकि इंडिपेंडेंस का सही अर्थ जो है अनधीनता होना चाहिए था। लेकिन भारतवासियों ने स्वाधीनता निकाला था।
स्वाधीनता जो है एक्चुअल में वह सेल्फ डिपेंडेंस, ये अंग्रेजी का हिंदी अर्थ है, इन ना कि इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ है। इसको एक बॉक्स में कर लीजिएगा। और जिस तरह से मैंने तीर ये सब लगाया है उसी तरह से आप लोग भी लगा लीजिएगा। उसके बाद देखिए, अधीनता का जो मतलब होता है अपने ही, अप स्वाधीनता का जो मतलब होता है वह होता है अपने ही अधीन रहना। स्वाधीनता का क्या मतलब होता है? अपने ही अधीन रहना। आगे देखिए, यह जो स्व का बंधन है, लेखक बताते हैं कि यह जो स्व का बंधन है, यह दीर्घकालीन संस्कारों का फल है और यह जो है संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। यह संस्कृति की, हमारी संस्कृति की बहुत भारी विशेषता है और यह दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। आगे देखिए, आगे एक कथन आया है, इस कथन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। कथन है, हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्जवल हैं। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्जवल हैं। आगे देखिए, अगला कथन जो है, अपने आप पर, अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। इस कथन को भी याद कर लीजिएगा। कालिदास कहते हैं कि जो कुछ पुराना है वह खराब नहीं है और जो सब कुछ पुराना जो है वह अच्छा नहीं है और सब नया जो है वह भी अच्छा नहीं है। जो हितकर होता है उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। दोनों में जो हितकर होता है उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, ऐसा कालिदास ने कहा था। इस निबंध में ऐसा कालिदास ने कहा था। उसके बाद देखिए, इस निबंध में एक कथन आया है, जातियां इस देश में अनेक आई हैं। जातियां जातियों इस देश में अनेक आई हैं। जातियां इस देश में अनेक आई हैं। आगे देखिए, लेखक इस निबंध में बताते हैं कि मनुष्य और पशु जो है भिन्न है। मनुष्य और पशु में भिन्नता क्यों है? मनुष्य का जो है आहार निद्रा स्वयं वैसे सेम टू सेम वैसा ही है जैसा कि पशु का होता है, लेकिन फिर भी पशु जो है, मनुष्य जो है वह पशु से भिन्न क्यों है? क्योंकि मनुष्य में संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। यह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। यह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। इस कथन को भी अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद इस निबंध में एक महाभारत के श्लोक का जिक्र आया है। उस महाभारत के श्लोक को देख लीजिए और उसके अर्थ को भी देख लीजिए। परीक्षा में कभी भी प्रश्न इससे पूछा जा सकता है। महाभारत का श्लोक है, देखिए, एतद्धितयम श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारत, निर्वैरता महाराज सत्यम, क्रोध एवं च। इसका अर्थ है, इस श्लोक का अर्थ है, किसी से बैर न रखना, सत्य बोलना और क्रोध को त्याग देना, क्रोध को त्याग देना, ये तीन गुण सभी प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। तीन गुण प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। अगले कथन को देखिए। अगला कथन जो है वह गौतम बुद्ध का है। गौतम बुद्ध के कथन को देखिए। इसी निबंध में आया हुआ कथन है। गौतम बुद्ध कहते हैं, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख की सहानुभूति सहानुभूति को साथ देखता है
या आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है, ऐसा गौतम बुद्ध ने कहा है। अज्ञान का एक कथन देखिए, अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है, इसी निबंध में आया हुआ कथन है। उसके बाद एक बूढ़ा, बूढ़ा शब्द गांधी जी के लिए इस निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रयोग किया है। महात्मा गांधी कहते हैं कि बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, और महात्मा गांधी प्रेम ही बड़ी चीज है, प्रेम को सबसे बड़ी चीज बताते हैं। आगे देखिए इस निबंध के, देखिए एक शब्द इस निबंध में वांछनीय आया है, जिसका कि अर्थ होता है उपयोगी। बच्चों के लिए, बच्चों को बता देना वांछनीय है, ऐसा एक जगह निबंध में लेखक ने कहा था। और उसका अर्थ होता है, वांछनीय का अर्थ होता है उपयोगी। एक कथन को देखिए, इस निबंध के कथन को देखिए, अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। अभ्यास और तप से जो वस्तु प्राप्त की जाती है, वह जो है मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। इस बात को याद रखिएगा। इस निबंध में लेखक जो है सफलता और चरितार्थता में अंतर को बताए हैं। सफलता और चरितार्थता के बीच के अंतर को भी इस निबंध में लेखक ने बताया है। लेखक का कहना है कि लेखक का कहना है कि किसी भी चीज को किसी भी तरीके से प्राप्त कर लेना, वह सफलता होती है। लेकिन चरितार्थता तब होती है जब जो है उसमें प्रेम हो, संयम हो, यह सब जो गुण जब मनुष्य के अंदर रहती है, तब वह जो है चरितार्थ होती है। आगे देखिए, लेखक के अनुसार जो है नाखून का बढ़ना, लेखक के अनुसार नाखून का बढ़ना जो है वह मनुष्य को सफलता की ओर ले जाती है। नाखून का बढ़ना जो है लेखक के अनुसार मनुष्य को सफलता की ओर ले जाती है, और नाखून का काटना जो है मनुष्य को चरितार्थता की ओर ले जाती है। नाखूनों का काटना जो है मनुष्य को चरितार्थता की ओर ले जाती है। अब चरितार्थता जो है प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निःशेष भाव से दे देने में, ऐसा लेखक का कथन है। और इस निबंध के देखिए, निबंध के अंदर के जितने भी तथ्य, महत्वपूर्ण कथन, सभी को हम लोगों ने देख लिया है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक के बारे में देखते हैं। लेखक से संबंधित रचना, अन्य निबंध, इन सभी को देखते हैं। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है, सबसे पहले यह देखिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, इस बात को याद कर लीजिए। क्योंकि जन्म प्रश्न जो है हम लोग के पीवाईक्यू में जब आप लोग देखिएगा, तो जन्म वर्ष के आधार पे लेखक के क्रम को लगाने का प्रश्न आ जाता है, इसलिए जन्म वर्ष याद होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद देखिए, यह जो है शुक्लोत्तर युग के ललित निबंधकार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, देखिए निबंध में जो है केंद्र में शुक्ल युग है, केंद्र में शुक्ल युग है, केंद्र में शुक्ल युग है, इस बात को याद रखिए। उसके बाद इधर जो है उससे पहले शुक्ल पूर्व युग है, शुक्ल पूर्व युग, और इधर शुक्लोत्तर युग। इसी शुक्लोत्तर युग के ललित निबंधकार जो हैं, ललित निबंधों एक धारा है, इसी शुक्लोत्तर युग में एक धारा है, ललित निबंध की धारा है। ललित निबंध की धारा के हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं माने जाते हैं। शुक्ल पूर्व युग में भी दो युग माना जाता है, एक भारतेंदु युग और एक द्विवेदी युग। इस उसके बाद देखिए ललित निबंध, देखिए ललित निबंध जो है, ललित निबंध एक धारा है। ललित निबंधों में निबंधकार अपने जो है भावात्मक व्यक्तित्व को प्रस्तुत करता है। जैसे आप लोगों ने अभी हम लोग नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध को पढ़ा, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक जो है अपने भावात्मक व्यक्तित्व को प्रस्तुत किए हैं, अपने भावों को प्रस्तुत किए हैं।
तो इसीलिए यह निबंध जो है ललित निबंध है, एक प्रकार का ललित निबंध है। अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह को देख लेते हैं, क्योंकि निबंध संग्रह से काफी प्रश्न बनता है। पीवाईक्यू जब देखिएगा आप लोग, तो पीवाईक्यू में निबंध संग्रह से आपको काफी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह और उसके प्रकाशन वर्ष को देखते हैं। अशोक के फूल, सबसे पहले अशोक के फूल 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कल्पलता निबंध संग्रह 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और इसी निबंध संग्रह में नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध संकलित है। और इस निबंध संग्रह में कुल 20 निबंध संकलित है। इस निबंध संग्रह में कुल 20 निबंध संकलित है। मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी में, विचार और वितर्क 1957 ईस्वी में, विचार प्रवाह 1959 ईस्वी में, कुटज 1964 ईस्वी में। उसके बाद आगे देखिए, कुटज के बाद जो है साहित्य सहचर, कुटज के बाद साहित्य सहचर जो है 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आलोक पर्व 1972 ईस्वी में, आलोक पर्व 1972 ईस्वी में। अब देखिए इनके जो है सारे निबंध संग्रहों और उनके प्रकाशन और उस निबंध संग्रह के प्रकाशन वर्ष को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आलोक पर्व देखिए 1972 ईस्वी का सबसे अंतिम में, और सबसे प्रथम में अशोक के फूल 1948 ईस्वी। इन दोनों के प्रकाशन वर्ष को बिल्कुल से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब क्रम का प्रश्न बनता है तो प्रथम और अंतिम का अगर याद होता है तो थोड़ा एलिमिनेशन में मदद मिल जाता है। एलिमिनेशन करके प्रश्न के उत्तर तक पहुंचने में आसानी हो जाती है। इसीलिए प्रथम और अंतिम के प्रकाशन वर्ष को तो बिल्कुल ही याद कर लीजिएगा। जैसे आलोक पर्व 1972 ईस्वी और अशोक के फूल 1948 ईस्वी। 1948 ईस्वी और 1972 ईस्वी, यह दोनों जरूर याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए कल्पलता निबंध संग्रह में नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध संकलित है। यह मैंने अभी बताया था। और इस निबंध संग्रह में कुल 20 निबंध संकलित है। आगे देखिए, अब देखिए कुछ प्रमुख निबंध, यह तो हो गया कि निबंध संग्रह हो गया। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुछ प्रमुख निबंध देखिए। निबंध संग्रह, निबंध यूनिट में जो प्रश्न बनता है वह निबंध संग्रह भी पूछता है और निबंध के बारे में भी पूछता है। निबंधों में देखिए प्रमुख निबंध याद होनी चाहिए, क्योंकि एक लेखक का बहुत सारे निबंध लिखे हुए रहते हैं। तो सारे निबंधों को देखने की जरूरत नहीं है। जो प्रमुख निबंध है, खासकर जिसमें वैसे निबंध जिससे कि पीवाईक्यू में प्रश्न बन चुका है, वैसे निबंधों को याद कर लीजिए। तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध को देख लीजिए। तो अशोक के फूल, वसंत आ गया है, मेरी जन्मभूमि, शिरीष का फूल, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह सभी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध हैं। इन सभी निबंधों को अच्छे से देख लीजिएगा। और देखिए इस वीडियो के माध्यम से मैंने इस वीडियो के माध्यम से मैंने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से शॉर्ट नोट्स के माध्यम से इस निबंध को पढ़ाया है। अगर आपने निबंध को एक बार भी पढ़ा होगा तो इस शॉर्ट नोट्स के वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लोग पहले निबंध को पढ़िए, और अगर खुद से नहीं पढ़ पाते हैं तो मेरे नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के वीडियो को अपलोड कर दिया है, उसको देखिए। उस वीडियो को देखकर आप लोग तब इस वीडियो को देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि इसमें मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाया। सिर्फ मैं महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण निबंध, महत्वपूर्ण निबंध संग्रह, उसके बाद महत्वपूर्ण कथन जो भी था, उन सभी चीज़ों को, सारे तथ्यों को, सारे निबंधों को, सब कुछ को एक जगह मैं संकलित करके शॉर्ट रूप में बनाया हूँ। और इस शॉर्ट नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इससे आपके अब परीक्षा में कोई भी प्रश्न बनते हैं तो इससे आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। और निबंध को बस
1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। अब देखिए आम तौर पर निबंध में जो है कविता क्या है निबंध? कविता क्या है निबंध जो है तो सबसे कठिन हो जाता है विद्यार्थियों के लिए। मैंने भी तैयारी के दौरान कविता क्या है निबंध पढ़ते वक्त काफी कठिनाइयों का सामना किया। कविता क्या है निबंध को आसान तरीके से मैं पढ़ाने का जरूर प्रयास करूंगा। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर किसी तरह का प्रश्न आपके मन में उठता है, कोई फीडबैक या सजेशन किसी तरह का प्रश्न आपके मन में रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको इस पीडीएफ का शॉर्ट नोट्स जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप में जाइए और इस शॉर्ट नोट्स के पीडीएफ को डाउनलोड करके आप लोग पढ़ लीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।